तो आज जो है वो 3 क्वेश्चंस बाकी है, तो मैंने सोचा कि आज चैप्टर ख़त्म कर देते हैं। तो दिवाली के पहले और 2 सेशंस में और कुछ लेना है तो ले सकते हैं, इसलिए आज थोड़ा जल्दी चालू करते हैं ताकि 4 पेजेस है तो हम कंप्लीट कर सके। तो क्वेश्चन नंबर 24 तक तो हमने देखा था। अब आज 25वां क्वेश्चन जो है इनर डिसिप्लिन, पेज नंबर 185। तो यहाँ से शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट व्यूज हैव यू रिगार्डिंग द उपनिषद एंड वेदांता? आर नॉट दिस द रियल पॉइंटर टू गॉड एंड salvation? You have not clearly referred to them in your part 1. तो यहाँ प्रश्न है कि आपका क्या एक ख्याल है ये उपनिषद और वेदांत के बारे में, और ये हमें परमात्मा और निर्वाण के प्रति ये हमें निर्देशित करते हैं क्या? और इसके लिए आपने अभी पार्ट 1 में कुछ क्लियर इसके लिए कुछ बात बताई नहीं है, ऐसा प्रश्न है। तो उनका जवाब में तावरिया साहब कहते हैं, टू क्वेश्चन द ब्यूटी एंड द डेप्थ ऑफ द उपनिषद एंड वेदांता इज टू एग्जिबिट वंस ग्रेट इग्नोरेंस। टू क्वेश्चन मतलब संशय करना। अगर आप उपनिषद और वेदांत के ज्ञान के बारे में, इसकी ब्यूटी के बारे में, उसकी गहराई के बारे में अगर आप ऐसा प्रश्न पूछ के संशय करते हैं तो ये तो एक सबसे बड़ा अज्ञान है, एक इग्नोरेंस है। एंड बिसाइड दिस द बाइबल, द कुरान, द अवेस्था एंड ऑल अदर होली बुक्स ऑफ लीडिंग रिलीजियंस ऑल पॉइंट द वे टू गॉड एंड साल्वेशन। तो जो महान धर्म हमारे ये हो चुके हैं और उसके अंदर जो महान उनके जो ग्रंथ है, जैसे कि क्रिश्चियनिटी का बाइबल है, इस्लाम का कुरान है, पारसी जरतुस्तियों का अवस्था है, इस तरह के जो होली बुक्स है उसके अंदर परमात्मा और ये जो मोक्ष है उसके प्रति अंगुली निर्देश किया गया है। However, the greatest fact that we all overlook is that these beautiful writings all the world over were written when there was no copyright, and in most cases the original beauty of the text has been defected. अब प्रॉब्लम क्या हुआ है? निमिषा का ये अपना ये कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए निमिषा। तो ये जो है वो प्रॉब्लम क्या हुआ है कि ये जो जब लिखा गया था या बोला गया था, इसकी जब रचना की गई थी, तब ये उस समय उस ज़माने में कोई कॉपीराइट जैसा कुछ था नहीं। तो उसको उसकी जो उसकी कई चीज़ों को ओवरलुक कर किया गया है, अनदेखी कर की गई है। और प्रॉब्लम ये आया है कि इन किताबों के अंदर भी कुछ चेंजेस लोगों ने कर दिए हैं। तो क्योंकि क्या था कि जो परंपरा प्रमुख रूप से उस ज़माने में चल रही थी, तो वो जो थे उनके जो आचार्य थे, इन लोगों ने इसके अंदर कुछ ये किया था, उसके अंदर थोड़ा क्या कहते हैं कि एक चेंजेस कर दिए थे। जैसे कि भाई गीता का एग्जांपल लीजिए। आज गीता जो है वो कहना जो जानकार लोग कि जो ओरिजिनल जो गीता थी और इसके अंदर कुछ अभी फ़र्क है, और फ़र्क ये है कि ये जो कुछ शब्द उसके अंदर चेंज हो गए। जैसे क्योंकि महाभारत में बताया है कि भाई गीता के अंदर 700 श्लोक है, तो आज भी 700 श्लोक तो हमें दिखाई देंगे, पर प्रॉब्लम क्या है कि कुछ वर्ड्स जो है वो चेंज हो गए। जैसे कि कई कहते हैं कि भाई पहले गीता के अंदर कई श्लोकों के अंदर जो योगा शब्द था उसके बदले ज्ञान शब्द कर दिया। जब ज्ञान की परंपरा आगे बढ़ी तो उसको ज़रा हाईलाइट करने के लिए
योगा शब्द के बदले में ज्ञान शब्द कर दिया। अब इसकी मात्रा या इसके शब्द जो है योगा हो या ज्ञान हो, दो ही शब्द उसके अंदर रहेंगे तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि इसके बदले में इसमें आपने क्या चेंज कर लिया। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि जो ओरिजिनल जो किताबें या ये ग्रंथ थे उसके अंदर इस तरह का कुछ गड़बड़ी बात के आचार्यों ने की है, और वो जब कोई एकदम जानकार व्यक्ति जो योगी जैसा कोई पहुंचा हुआ है वो जब पढ़ता है तब उसको लगता है कि नहीं, ये यहाँ जगह के ऊपर ये शब्द के बदले ये शब्द होना चाहिए। तो इस तरह फिर पता चलता है कि भाई ये इसके अंदर है, पर वो जानकार लोग ही इस तरह का ये कह सकते हैं। और तावड़िया जी भी यहाँ बता रहे हैं कि इस तरह की कुछ डिफेक्ट इसके अंदर, ये टेक्स्ट के अंदर आ गई है। नेवरदलेस whatever that is available today in all the holy books and scriptures, and especially the Upanishad and the Vedanta, is wonderful, exhilarating, soul elevating, and does indeed point to road to God and salvation, but and in creeps but। अब कहते हैं कि फिर भी जो कुछ बचा है आज, जो जिस तरह का जो हमारे पास शास्त्र है और उसमें से भी खास करके उपनिषद और वेदांत जो है वो तो अभी भी वंडरफुल है, एकदम अद्भुत, ये कर सकते हम, चकाचौंध कर सकते हैं ऐसे है, प्रसन्न करने वाले हैं और आत्मा की उन्नति कर सके, इस तरह के अभी भी वो ग्रंथों में कई बातें बताई गई है और वो परमात्मा और मुक्ति के प्रति वो हमको पॉइंट आउट करते रहते हैं। तो इस तरह ये किताबों का या ये होली बुक का अभी भी इतना ही महत्व है जो एक ज़माने में पहले हुआ करता था। पर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ उन्होंने बट लिखा है कि ये क्रिप्स बीच में बट आ जाता है, तो 100% ऐसा नहीं है कि भाई ये इतना ये है, कुछ उसके अंदर गड़बड़ी हुई है। The other very important fact which is completely ignored by us is that all the scriptures divulge or are able to give us information as per our own awareness and progress on the path और जागृति। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है और ये हमारा सबका भी अनुभव होता है जो लोग इस मार्ग के ऊपर है कि एक ही किताब है, जो शास्त्र है या किताब है हमने जो पहली बार पढ़ते हैं उसके बाद में दूसरी बार तीसरी बार समय समय के अंतर पर हम जब पढ़ते जाते हैं तो उसके अंदर एक अद्भुत नई क्या कहते हैं, एक नई विचार या नई अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर हमेशा आती रहती है। तो शास्त्र के अंदर तो ये चीज़ है ही, पर तावड़िया जी के किताबों के अंदर भी हमने ये अनुभव किया है और ख़ास करके ये इनर डिसिप्लिन के अंदर तो हमने खास अनुभव किया है कि क्योंकि मैं ये करीब 10 बार ये किताब पढ़ चुका हूँ इतने 20-25 सालों के अंदर, और जैसे जैसे मैं हर समय पढ़ता हूँ तो हर समय नया नया समझ में आता है और इस समय सब लोगों के साथ जो पढ़ने को मिला है उसके अंदर तो बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती जाती है। तो ये यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट बात उन्होंने यहाँ बताई है कि जैसे जैसे आपका व्यक्तिगत रूप से आपकी अवेयरनेस या आपका बीइंग का जो एलिवेशन होगा, आपका बीइंग जितना बढ़ेगा, इस तरह कोई भी किताब जो है उसके अंदर की आपकी व्यक्तिगत अवेयरनेस के मुताबिक आप उस किताब को या उस ग्रंथ को समझ सकेंगे। और दूसरी बात तावड़िया जी बताते थे कि भाई बिटवीन द लाइन्स, ये शब्द बार बार यूज़ करते थे कि भाई जो कोई ग्रंथ है आप सीधे सीधा पढ़ते नहीं, पर उसके अंदर कुछ एक गहरा मीनिंग होता है जिसको बिटवीन द लाइन कहते हैं। तो वो बिटवीन द लाइन भी हमारे पकड़ में आना चाहिए कि ये शब्द तो सिर्फ ऐसे है ऊपर ऊपर से, पर उसके अंदर बात कुछ और है, बात कुछ गहरी है। पर ये सब जब तक हमारी व्यक्तिगत अवेयरनेस नहीं बढ़ती है या फिर कोई जो थोड़ी बहुत जिसकी अवेयरनेस बढ़ी है वो कोई हमको कुछ समझाता है तो हमारी समझ में आता है, या जब हम खुद पढ़ते हैं तो हमारा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक ही हम इसको समझ सकते हैं। And if our own awareness is limited, we can only find the meaning that satisfies us and is understandable by us। तो ये हमारा अगर अवेयरनेस का लेवल जितना लिमिटेड होता है
तो फिर उतनी ही हमारी समझ रहेगी और उससे हमें सेटिस्फाई होना पड़ेगा। दिस इज़ द ग्रेट बट दैट क्रीप्स इन। तो ये बट ये बात का है कि ये हमारी अवेयरनेस के मुताबिक ही हम समझ सकेंगे। ये एक बट जो आगे उन्होंने बताया ना, तो बट का मतलब ये है कि ये अवेयरनेस आपको बढ़ाना पड़ेगा। जितनी अवेयरनेस होगी इतना अंडरस्टैंडिंग होगा। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। This being so, and our emotional center, average persons today, being in the ratio 2482 and not in 5221, we find the intellectual center being smothered, and all our enjoyment and endeavors and understanding of this scripture is colored by the emotional center, with the result that certain aspects are not realized or are not understandable by the average person today. अब दूसरा भी यहाँ एक कारण बताते हैं कि भाई एक एवरेज व्यक्ति है कि जिसका अंडरस्टैंडिंग या जिसका लेवल ऑफ बीइंग जो है वो 2482 का जो है रेशियो उन्होंने जो हमें बताया है, दो प्रकार के 2482 और 5221। 5221 एडवांस रेशियो है और 2482 लेमेन का, सामान्य लोगों का है। तो जब तक हमारा 2482 का रेशियो रहेगा तब तक क्या होगा कि इंटेलेक्चुअल सेंटर जो है वो थोड़ा धका हुआ रहेगा, वो अंडर इसमें रहेगा, और इमोशनल और सेक्स सेंटर जो है उसका पावर ज़्यादा रहेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग जो है वो थोड़ी कलर्ड हो जाती है। जो हम जो पढ़ते हैं उसके अंदर हमारा इमोशनल सेंटर का एक कलर आ जाता है, इमोशनल सेंटर की एक असर आ जाती है, और इसकी वजह से वो स्क्रिप्चर में जो बताया गया है वो एक एवरेज आदमी वो पकड़ नहीं सकता है। तो ये भी एक दूसरा कारण है। जो सेंटर्स अंदर के है वो सेंटर्स के अंदर जो बैलेंस नहीं है, इसकी वजह से भी हम इसको पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं समझ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपकी जैसी आपकी अवेयरनेस या लेवल ऑफ बीइंग या फिर जो कहे ये रेशियो या इंटेलेक्चुअल सेंटर का डेवलपमेंट या सत्वगुण का डेवलपमेंट, वो जितना होगा इतना ही आपके अंदर कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो उसका एक जो खुलना चाहिए अंदर से, जो एक समझ आनी चाहिए, वो उसके मुताबिक ही आएगी। फाइनली प्लीज नोट दैट वेदांत सिग्निफाइज द टर्मिनेशन और द एंड पोर्शन ऑफ द वेदास। तो वेदांत क्या है? वेदांत जैसे कि हमारे यहाँ 6 सिस्टम्स ऑफ फिलॉसफी बताई है। इसमें जो है सांख्य योग, फिर जो है वो न्याय वैशेषिक और पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ये उत्तर मीमांसा है उसको ही वेदांत कहा जाता है, और वेदांत का जो शब्द है वेदों का अंत, उसको वेदांत कहा जाता है। तो ये एक वेदांत एक पूरी एक फिलॉसफी है जो खास करके जो परम तत्व जो ब्रह्म है वो ब्रह्म के बारे में बताती है, और वह ब्रह्म के मतलब कि वो वहाँ कोई जो ब्रह्म का न रूप है न आकार है, जो प्योर ब्रह्म है उसके बारे में ही वो वेदांत बताता है। तो वो वेदांत की फिलॉसफी है, वो भी हमें जाननी समझनी चाहिए। ये 6 सिस्टम्स ऑफ फिलॉसफी जो है वो उसको जानना चाहिए। Should we wish to understand them, we should first understand the Vedas before coming to them, and we humbly say that before coming to Vedanta, kindly try to understand and practice part 1 of this book. तो कहते हैं कि भाई अगर आपको वेदांत को समझना है तो पहले थोड़ा वेदों का अभ्यास करो, और वेद और वेदांत को समझना है तो फिर इससे पहले आप ये इनर डिसिप्लिन पार्ट 1 जो है उसका आपको अभ्यास करना चाहिए, और उसके अंदर जो प्रैक्टिसेस बताई है, क्योंकि प्रैक्टिस ही ऐसी चीज़ है जो हमारे अंदर अवेयरनेस का लेवल को बढ़ा सकती है, और प्रैक्टिस से ही अवेयरनेस बढ़ेगी तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। वो क्लियर कट बात है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब कोई इंटेलिजेंस या इंटेलेक्चुअल कोई ये नहीं है कि एक व्यक्ति की काफ़ी इंटेलेक्चुअल है, काफ़ी पढ़ा लिखा है, उसके अंदर और किसी प्रकार की समझ है,
उसे ये यहाँ जो बात है उसे वो उसका कुछ लेना देना नहीं है। ये अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल अलग प्रकार की है और इसी अंडरस्टैंडिंग का अवेयरनेस के साथ संबंध है। बाकी कोई एक हाईली इंटेलेक्चुअल व्यक्ति होता है तो हो सकता है वो इंटेलेक्चुअल है पर उसके अंदर अवेयरनेस कुछ नहीं होगी। तो वो एक डिफरेंस हमें समझना है कि यहाँ जो है वो अंडरस्टैंडिंग जो है हमारी अवेयरनेस हमारी बीइंग के साथ जुड़ा हुआ है। और दूसरी जो है इंटेलेक्चुअल लेवल वो कई लोगों के अंदर बहुत ज़बरदस्त होता है पर इसे अंडरस्टैंडिंग इसके अंदर है ऐसा कहना वाजिब नहीं होगा। We are aware that most readers will feel offended, but they fail to realize that most of them, that is at least 98% of them, have not done systematic step-by-step reading and having read whatever they have come across without proper sequence. They have many faulty notions or resultant patterns, and to these friends we can say Bhiksu first empty the boat as Lord Buddha has enjoined. तो यहाँ एक ये दूसरी पार्ट यहाँ कहते हैं कि शायद हो सकता है कि मेरी बात से आप सहमत न हो, आप मेरी बात का विरोध करेंगे, पर एक पढ़ना जो है वो भी एक आर्ट है। कौन सा ग्रंथ किस तरह पढ़ना चाहिए। अब आप पहले से ही बड़े बड़े शास्त्र उठा के पढ़ने जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। पहले कुछ और चीज़ें समझनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें समझनी चाहिए, फिर जो है थोड़ा और गहरा रीडिंग करना चाहिए और बाद में स्क्रिप्चर्स के ऊपर जाना चाहिए। पर ऐसा नहीं होता है। और जब एक व्यक्ति ये स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर आता है तो क्या होता है कि उसको जो सामने जो पुस्तक आया, किसी फ्रेंड ने उसको दिया, कोई लाइब्रेरी से उसको मिल गया, कहीं से उसने बुक शॉप के ऊपर देखा और टाइटल देख के ले लिया। तो शुरू के सालों में तो हर साधक के साथ ऐसा ही होता है और वो किताबें खरीदता जाता है, पढ़ता जाता है, उसको कुछ इतना समझ में नहीं आता है। तो जो सीक्वेंस में या जो रीडिंग स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए वो हमारे अंदर तो ये हुआ ही नहीं है। ज़्यादातर तो हमने इस तरह ही हैफेज़ार्डली हमने ये किताब पढ़ा, वो किताब पढ़ा, इस तरह हमने सब पढ़ के आज तक हम ये चले आए हैं। पर इससे क्या होता है कि फॉल्टी नोशंस हो जाते हैं, मतलब कि एक गलत पूर्वधारणा इसे बन जाती है कि नहीं ये कहा है वही सच है, वो बात सही नहीं है। अगर आप रीडिंग प्रॉपरली नहीं करेंगे या ऑथेंटिक जो रीडिंग है वो नहीं करेंगे तो एक प्रॉब्लम ये आएगी कि आपके अंदर अगर गलत धारणाएं बैठ जाएगी फिर इसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर कोई सही बात कहेगा तो भी आपको लगेगा नहीं नहीं इस बात में कोई ये नहीं, वो उस किताब में या उस महात्मा ने जो कहा था वो सच है, इसमें कुछ सही नहीं लग रहा है। तो ऐसा हमारे अंदर ही एक कन्फ्यूज़न आ जाएगा। और रिजल्टेंट पैटर्न, तो हमने देखा कि रिजल्टेंट पैटर्न एक बन जाती है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी में से कुछ इंटेंसिटी ऐसी गहरी बन जाती है, खास करके नेगेटिव, तो उसकी एक रिजल्टेंट पैटर्न जिसको आगे हमने देखा, जिसको तावड़िया जी कुल कुंडलिनी भी कहते हैं, तो वो ऐसी रिजल्टेंट पैटर्न बन जाती है। वो सबसे खतरनाक है क्योंकि जब वो रिजल्टेंट पैटर्न बन जाती है तो वो पैटर्न के हिसाब से ही व्यक्ति सोचता है, करने लगता है। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि किसी के गाइडेंस के अंदर या अच्छी जो किताबें हैं या कुछ अच्छा रीडिंग है वो ही पढ़ना चाहिए। पर यहाँ तो तावड़ी जी कहते हैं कि पहले तो आप ये करो कि भिक्षु एम्प्टी द बोट, मतलब अभी जो कुछ पढ़ा है उसको भूल जाओ, अभी ज़्यादा नया पढ़ो मत, अभी जो पुराना पढ़ा है उसको ज़रा थोड़ा खाली करो, उसको ज़रा एक साइड में रखो अभी, और फिर नए ढंग से कुछ सोचो, नए ढंग से कुछ समझने का प्रयत्न करो। In our present day, there is the utmost need for one and all to unlearn what has been hurriedly and wrongly accumulated. तो ये इतने सालों से हमने जो हरिडली और रॉन्गली जो एक्यूमुलेट किया है, सब इकट्ठा किया है अंदर, ज्ञान के नाम के ऊपर एक कचरा ही इकट्ठा किया है, उसको हमें अनलर्न करना चाहिए। और ये अनलर्न शब्द तावड़िया जी बार बार यूज़ करते हैं, खास करके आप उनके डिस्कोर्सेस जब पढ़ेंगे
तो अनलर्न की बात वहाँ बार बार करते हैं कि जो अभी जो जाना है उसको थोड़ा अनलर्न कर दो। तो इसको अभी थोड़ा जो हमने इकट्ठा किया हुआ है उसको हमें अनलर्न करना पड़ेगा। दिस एम्प्टीइंग of the boat is very essential, and re-education with corrective methods and then proper reading in proper sequence is absolutely essential। तो ये थोड़ा अभी जो है उसको हमें थोड़ा खाली करना है और इसके बाद में री एजुकेशन करना है, मतलब कि फिर से नए ढंग से ये सब चालू करना है। जैसे हम एक न्यू कॉमर्स है, इस तरह हम इसको फिर से चालू करेंगे। और उसके साथ में इन्होंने जो करेक्टिव मेथड मतलब कि और जो एक्सरसाइजेस वगैरह दिए हैं, इन सबको भी हमें अभी इसको साथ में लेना पड़ेगा। और इसके साथ में इस तरह प्रॉपर सीक्वेंस के साथ हम फिर प्रॉपर रीडिंग करेंगे, मतलब प्रैक्टिस और रीडिंग दोनों साथ साथ चलेंगे, तो ही फिर आगे हमारा प्रोग्रेस हो सकता है। देन द ब्यूटी ऑफ द उपनिषद and the Vedanta or any similar reading will burst forth on you with utter splendor, and like Schopenhauer says, the Upanishads are the most rewarding and elevating reading possible in the world. They have been solace of my life and will be that of my death। तो पहले ऊपर ये बात कहते हैं कि अगर आप इस तरह ग्रेजुअली पढ़ना चालू करेंगे तब आप उपनिषद और वेदांत जो है और इसके सिमिलर जो बुक्स है उसकी उसकी जो ब्यूटी है उसकी आप झांकी कर सकोगे, उसको आप समझ सकोगे। और फिर यहाँ उन्होंने जो शोपेनहावर जो एक था उसकी एक कोटेशन दिया हुआ है कि जो उपनिषद है वो बहुत फलदायी और उन्नति देने वाला रीडिंग है। इस जगत के अंदर सबसे उन्नति और फलदायी कोई रीडिंग है तो वो उपनिषद है, ऐसा शोपेनहावर का अनुभव होगा। और वो कहते हैं कि अ, वो हमें जीवन के अंदर सांत्वना देता है और मृत्यु के लिए भी हमें सांत्वना देता है, क्योंकि उपनिषद के अंदर जीवन के बारे में और मृत्यु के बारे में दोनों के बारे में बहुत डिटेल से बताया गया है। तो हमें एक अंदर से सांत्वना मिलती है, एक अंदर एक संतोष मिलता है, वो पढ़ने के बाद एक क्लैरिटी आ जाती है कि भाई इस तरह ही हमें जीना है और इस तरह हमें करना है। ये एक उपनिषद और वेदांत की ब्यूटी है। He said it because by sincere practices and great endeavor he must have prepared himself to read and understand such lofty ideas, which otherwise in most cases is but distant seen। तो जो ये शोपेनहावर था उसने भी शायद ऐसा ही कुछ प्रैक्टिस की होगी और इस तरह खंड से वो धीरे धीरे अपने आप को तैयार करता हुआ आगे बढ़ा होगा। और इसने उसके अंदर एक ये ऐसी अंडरस्टैंडिंग बनी होगी और इस तरह के उसके अंदर उन्नत विचार आए होंगे कि जो मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर ये बहुत एक डिस्टेंस सीन्स है, मतलब बहुत दूर की बात है। दूसरे लोगों के अंदर तो ये बहुत दूर की बात है, जो शोपेनहावर ने जो एक अनुभव किया था या उसको जो लगा था उसकी अंडरस्टैंडिंग, वो दूसरे के अंदर खास इस तरह का दिखाई नहीं देता है। दिस इज नॉट टू डिस्करेज द एवरेज रीडर। तो ये कोई किसी को डिस्करेज करने के लिए या किसी को ये थोड़ा कम ये करने के लिए नहीं कहा जाता है कि भाई तुम नहीं समझ सकते, तुम क्या समझोगे, ऐसी बात नहीं है। पर वो जो फैक्ट है वो यहाँ बता रहा है। वी शैल नाउ गिव सर्टेन रिलेवेंट पोर्शन फ्रॉम द उपनिषद एंड वेदांत। अब उन्होंने कुछ कोटेशन उपनिषद और वेदांत के अंदर से लिए है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। हालांकि वो थोड़े डेप्थ वाले हैं, फिर भी हमें इसको समझना चाहिए। द मीनिंग ऑफ उपनिषद इज डिराइव्ड थर्स। सद इज टू लूजन। तो उप निश सद, इस तरह तीन शब्द है, उप एक नी और शद।
तो षड का मतलब क्या है? टू लूजन माने मुक्त करना। तो षड का मतलब मुक्त करना है। फिर उप, उप का मतलब नियरनेस माने कि सामीप्य। जो चीज के हम समीप है, नजदीक है, उसको उप कहा जाता है। और नी का मतलब है टोटालिटी, मतलब पूर्णता, संपूर्णता। तो उपनिषद का इस तरह तीन शब्दों जोड़ के, thus it means knowledge और विद्या which when received from a competent teacher સોરી સર, સોરી, loosens. બરાબર સંભળાતું નથી વોલ્યુમ. અને બધાને પેલા ખુલી ગયા છે માઇક, આઈ થિંક એટલે કંઈક થાય છે. તો તમે સ્પીકર બધાના બંધ રાખો અને અહીંથી કદાચ નેટનું ફ્લક્ચ્યુએશનને લીધે વચ્ચે વચ્ચે એવું થઈ શકશે, પણ અધરવાઇઝ સર આજે ડિસ્ટર્બન્સ બહુ છે, હા બહુ ડિસ્ટર્બન્સ છે આજે, બહુ ડિસ્ટર્બન્સ છે અવાજમાં ને બધામાં. માઇક બધાના બંધ કરો ને, અનમ્યુટ કરો. બીજા બધાના અનમ્યુટ નથી આજે. આજે એકચ્યુઅલી ત્યાંથી જે સુરતથી જે થાય છે એને બદલે અહીંથી એ કીધું છે. ત્યાંથી એ લોકો જે સુરતથી કે કરે છે એને બદલે અહીંથી આપણે ચાલુ કર્યું છે. અનમ્યુટ કરી દો અને આઈ થિંક થોડુંક નેટના ફ્લક્ચ્યુએશનને લીધે એવું થઈ શકે છે. પણ આનું રેકોર્ડિંગ થાય છે એટલે પાછળથી પણ મળશે આપણને, વાંધો નથી. ओके सर, ओके. हाँ, तो ये उपनिषद का मतलब क्या है कि knowledge और विद्या which when received from competent teacher loosens totally the bondage of the world, that is enable a sincere aspirant to destroy his ignorance of the natural and supernatural laws of God and nature. तो ये इसका उपनिषद का मतलब है कि कोई कॉम्पिटेंट टीचर है, कोई ऐसा पहुंचा हुआ गुरु है, अगर वो ऐसा गुरु कोई है तो वो हमें इस तरह इस प्रकार का ज्ञान देके हमें ये जो है ये मुक्ति की ओर हमें ले जाएगा। हमारा जो बंधन है उसे हम जो बंधन है, और बंधन किस प्रकार के है कि जो कुदरत के नियम है और सुपर नेचुरल लॉज है, कुदरत के और परमात्मा के, तो वो नियम जो है वो हम जानते नहीं है। तो वो इग्नोरेंस है वो भी हमारा कम होता जाएगा और हमारे अंदर एक इसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और इस तरह हम धीरे 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 मुक्ति की ओर जाएंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि खाली पढ़ने से ये हो जाएगा, इसके साथ साथ में प्रैक्टिस अनिवार्य रूप से है। तो प्रैक्टिस तो हर चीज के अंदर करना ही पड़ेगा। In Mundaka Upanishad, it is stated, Brahma is not grasped by the eye, not by speech, nor by the other senses, nor by penance or good work. तो ये बहुत फेमस कोटेशन है, आपने भी कई जगह इसका हिंदी गुजराती में पढ़ा होगा कि ब्रह्म जो है वो ब्रह्म न तो आंखों से पकड़ में आता है, न वाणी से पकड़ में आता है, न इंद्रियों से पकड़ में आता है, और न तपश्चर्या या कोई अच्छे कर्मों से पकड़ में आता है। अब ये ब्रह्म शब्द भी समझने जैसा है। हमारे शास्त्र के अंदर हर एक शब्द जो है उसके एक पर्टिकुलर मीनिंग है। ये जैसे कि ब्रह्म शब्द है, फिर ईश्वर है, भगवान है, और हम सब इस सब को एक ही समझते हैं कि ब्रह्मा हो या भगवान हो, ईश्वर हो, ऐसा नहीं है। ये ब्रह्म शब्द जो है वो जो जो परम सत्यम है उसके बारे में ब्रह्म शब्द कहा जाता है। हमने देखा कि तावरिया जी ने सिस्टम के अंदर दो चीजें बताई, एक क्रिएशन और एक एग्जिस्टेंस, मतलब कि सर्जन और अस्तित्व। तो सर्जन के अंदर जो जो परम तत्व जो पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर कोई नहीं है, अगर इंग्लिश में उसको कहना है तो एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट कह सकते हैं, उसके ऊपर कुछ नहीं है, उसको ब्रह्म कहा जाता है। और जिसको हम भगवान, ईश्वर वगैरह कहते हैं, वो तीन लोक के जो गॉड हेड है, इसको हम ईश्वर या भगवान कहते हैं। तो ब्रह्म
वो एक निर्गुण निराकार अलग है, सबसे ऊपर है, और ये तीन लोग जब बाद में बने, भू भुवस्व, उसका जो गॉड हेड है या जिसको हम चित्ती भी कहते हैं, उसको हम ईश्वर या भगवान कहते हैं। तो ये शब्दों का डिफरेंस भी हमें समझना चाहिए। तो इस तरह ये ब्रह्म है, वो इस तरह कोई भी चीज से पकड़ में नहीं आता है। ए मैन बिकम्स प्योर थ्रू serenity of intellect. Thereupon, in meditation, he beholds him who is without parts. तो परमात्मा किस तरह ये होता है कि भाई एक जब शुद्ध एक प्रज्ञा व्यक्ति के अंदर जागती है, ये इस तरह का अभ्यास करते 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 जब शुद्ध प्रज्ञा उसके अंदर जागती है, सेरेनिटी ऑफ इंटेलेक्ट, और उसके बाद में उसके ऊपर वो उसको मेडिटेशन करना पड़ता है, तब जाके जो परम तत्व जो अखंड है, विदाउट पार्ट्स, अखंड जो है, उसका वो रियलाइजेशन कर सकता है। ये मुंडक उपनिषद के अंदर बताया गया है। उसमें ही आगे बताते हैं मुंडक उपनिषद के अंदर ही, द ब्रह्म शाइन्स फोर्थ। अब यहाँ प्रिंटिंग में कुछ मिस हो गया है बुक के अंदर। कुल मिला के इस तरह है, द ब्रह्म शाइन्स फोर्थ वास्ट, सेल्फ ल्यूमिनियस, इनकंसीवेबल, subtle than subtle, he is beyond far and yet here very near at hand। इस तरह का ये कंप्लीट वाक्य है, कुछ प्रिंटिंग में मिस हो गया है बुक के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि ब्रह्म कैसा है कि ये जो जगमगाता हुआ है, वास्ट, विशाल है, सेल्फ ल्यूमिनियस मतलब कि खुद ही प्रकाशित है, इनकंसीवेबल वो अकल्पनीय है, उसकी हम कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं, और सटल देन सटल, सटलेस देन सटल, तो वो एकदम सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। ऐसा परमात्मा है जो दूर भी है और हमारे नजदीक भी है। एक रूप में ये दो बात कही है कि अगर उसको प्राप्त करते हैं तो नजदीक से नजदीक है, बाकी तो जिन लोगों को ने प्राप्त नहीं किया, इन लोगों के लिए वो काफी दूर है। तो इस तरह का एक कोटेशन भी इसके अंदर है। उसके आगे फिर बताते हैं, ये बहुत सिंबॉलिक है, टू बर्ड्स अल्टीमेटली ऑलवेज एंड नोन बाय द सेम नेम क्लोजली क्लिंग टू द सेम ट्री, वन ऑफ देम ईट्स स्वीट फ्रूट, द अदर कीप्स ऑन विदाउट ईटिंग। ये बहुत फेमस है, एक उपमा है। तो यहाँ उपमा के रूप में बताते हैं कि उपमा तो ये है कि भाई एक पेड़ के ऊपर दो पक्षी बैठे हुए हैं, दो एक ही प्रकार के दो पक्षी बैठे हुए हैं, दोनों के नाम भी एक ही है, और एक पक्षी जो है वो मीठे फल खा रहा है और दूसरा जो है उसको खाली देख रहा है। तो ये सिंबॉलिक है, उसके क्या वो बताना चाहता है, ये हमारी अंदर की दो स्थिति बताते हैं। दो बर्ड्स का मतलब अंदर की दो स्थिति है। एक स्थिति ऐसी है कि हमारे अंदर का एक मन जो है वो भोग, स्वीट फ्रूट्स माने भोग, जो भोगना चाहता है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, खुशी चाहिए, और खुशी के लिए वो कुछ ना कुछ करता रहता है। तो भोग के लिए जो व्यक्ति जो मन करता है, वो इस प्रकार का उसका सिंबल है। और दूसरा जो है कि कीप्स ऑन विदाउट ईटिंग, वो बैठा है खाली देखता है। तो खाली देखता है वो क्या है, दृष्टा है। तो हमारे अंदर ही ये दोनों चीजें हैं, एक मन के अंदर भोग की वृत्ति होगी या फिर दृष्टा की वृत्ति होगी। तो ये दृष्टा या भोगी मन दोनों की यहाँ दो बर्ड्स के सिंबल के अंदर ये चीज बताई हुई है। फर्दर, द फीदर ऑफ द heart are broken, all doubts are resolved, and all work cease to bear fruit when he beheld who is both high and low। एक यहाँ दूसरा भी कोटेशन बताया है कि जब हमारा हार्ट जो है, जो प्रोटेक्टेड हार्ट है, वो टूट जाता है, और फॉल्स चीजों से हमने उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है, ऐसा जो हार्ट है वो जब टूट जाता है, और जब सब जो डाउट्स है, जो संशय है, उसका समन हो जाता है, वो नहीं रहते हैं, और जो जो कर्म के फ्रूट आने वाले हैं वो सब बंद हो जाते हैं। अभी कोई कर्म बाकी नहीं है कि जिसका फ्रूट आने वाला है वो, ऐसा। और जब ऐसा होता है
तब वो परमात्मा की हमें अनुभूति है होती है कि जो एक उच्च भी है और निम्न भी है, दोनों स्तर के ऊपर जो परम तत्व है, ऐसे परम तत्व की अनुभूति, ये जब चीजें बनती है, ये तीनों चीज, तब हमें परम तत्व की अनुभूति होती है। एंड फर्दर ही मूव्स अबाउट बिकमिंग मैनीफोल्ड within the heart, where the arteries meet like the spokes fastened in the nave of a chariot wheel. अभी यहाँ भी एक उपमा बताई है कि जिस तरह ये एक रथ होता है और उसका जो पहिया होता है, उसके जो आरे होते हैं, वो पहिया का जो धरी होती है उसके साथ फिक्स होते हैं। और इसी तरह हमारे शरीर के अंदर भी जो आर्टरीज है, वो भी सब इस तरह एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है। तो जो परमात्मा है वो अनेक रूप वाला है, उसका वो अनेक रूप वाला इस तरह, जिस तरह ये जैसे आरे किस तरह अनेक रूप से है और एक इसके अंदर जुड़े हुए हैं, इस तरह परमात्मा के अनेक रूप है, वो एक रूप के साथ जुड़े हुए हैं। मेडिटेट ऑन आत्मा एज ओम। आत्मा जो है वो ओम का, हमारा आत्मा जो है उसको ओम का सिंबल दिया गया है। और वही पतंजलि महर्षि ने भी यही बात योग सूत्र के अंदर बताई है प्रणव के बारे में, कि तस्य वाचक प्रणव। तो जो आत्म तत्व है उसका वाचक क्या है, उसका सिंबल क्या है, प्रणव है। प्रणव माने ओम। हेल्थ टू यू, मे यू क्रॉस बियॉन्ड द सी ऑफ डार्कनेस। तो ये भी एक कोटेशन का भाग है कि परमात्मा के आशीर्वाद की वृष्टि आपके ऊपर हो। और ये शब्द बहुत अच्छा है, सी ऑफ डार्कनेस। हम अभी सी ऑफ डार्कनेस के अंदर, एक अंधकार के महासागर के अंदर हम जी रहे हैं, तो हम इसको क्रॉस कर जाए, ऐसे अंधकार के, अज्ञान के जो महासागर है उसको हम क्रॉस करके हम आगे निकल जाए, इस तरह का उपनिषद का ऋषि हमें आशीर्वाद देता है। And yet further, Om is the bow, the Atma is the arrow, Brahma is said to be the target. It is to be struck by an distracted mind. तो जो हमारा स्थिर मन है उसके द्वारा हमें ओम को, हमें एक तीर बनाना है, ओम को तीर बनाना है, और आत्मा को धनुष बनाना है, या आत्मा को तीर बनाना है और ओम को धनुष बनाना है। और ब्रह्म जो है उसको, वो हमारा टारगेट है, वो हमारा लक्ष्य है। और स्थिर मन से वो लक्ष्य को हमें छेदना है। ऐसा भी उपनिषद एक यहाँ एक ये की बताई है कि वे ओम की साधना जब करते हैं, तो ओम की साधना से भी हम ब्रह्म की साधना कर सकते हैं, या हम ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं। पर उसके लिए स्थिर मन का होना जरूरी है। Then the Atma becomes one with Brahma as the arrow with the target. और जिस तरह जब तीर छोड़ा जाता है और वो जब टारगेट के ऊपर लगता है, इसी तरह आत्मा जो है वो ब्रह्म के साथ एक रूप हो जाएगा। This and such more could be quoted, but for a person below the critical certain stage, all these are a little help, however pleasing and elevating this reading could be. तो ऐसे बहुत सारे कोटेशन है जिसको यहाँ कोट किया जाता है, जा सकता है, पर इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब तक व्यक्ति ये क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक पहुंचा नहीं है, तब तक ये पढ़ने में तो बहुत मजा आएगा, उसमें आनंद आएगा, ऐसा भी लगेगा थोड़ा एलिवेशन हो रहा है हमारा, थोड़ी उन्नति हो रही है, ऐसे भी फील होगा, पर उससे कुछ ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। तो ये एक जो पहले ही उन्होंने बात बताई थी कि आपकी अवेयरनेस को बढ़ाओ, तब आपको इसका फायदा मिलेगा, यही बात यहाँ फिर से करते हैं। वी कंसिडर दिस और सच रीडिंग विदाउट प्रैक्टिसिंग द टेक्निक इन पार्ट 1 एज डिस्टेंस सिंस ओनली। तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तो ये सब दूर की बात रह जाएगी, चाहे उपनिषद के अंदर जो कुछ लिखा है, जो कुछ
अच्छी अच्छी बातें बताई है, पर वो बातें ही रह जाती हैं। और जब पढ़ते हैं तब हमारा माइंड थोड़ा कन्विंस हो जाता है, ऐसा भी लगता है कल से हम ये चालू कर देंगे, पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि हमारे अंदर ऐसी विल का भी जन्म अभी तो नहीं हुआ है। तो यहाँ क्वेश्चन खत्म होता है। अब दूसरा क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि हमारे अंदर जो कुछ होता है उसी की ये कुछ बातें हैं यहाँ। Question 26. What is the prejudice and what is a complex? How could one get over them or avoid them? तो prejudice क्या है? मतलब कि पूर्वाग्रह। 5 मिनट के अंदर एक ब्रेक आएगा, तब तक पढ़ते हैं। पूर्वाग्रह क्या है? और कॉम्प्लेक्स माने ग्रंथि। तो कई लोगों के अंदर कॉम्प्लेक्स, हालांकि हर व्यक्ति के अंदर कॉम्प्लेक्स तो होता है, और कॉम्प्लेक्स ज़्यादातर दो प्रकार के बताए जाते हैं, एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। और मज़े की बात यह है कि लगता है ये दोनों विरोधी, जिसमें एक में सुपीरियरिटी है, एक में इंफीरियरिटी है, पर हर एक व्यक्ति के अंदर ये दोनों चीज़ पड़ी होती है। तो जब व्यक्ति कोई बड़े व्यक्ति के पास जाता है तो उसके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, और जब वो छोटे व्यक्ति को देखते हैं या उसके सबॉर्डिनेट होते हैं उसके पास जाते हैं तो उसके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। तो हर व्यक्ति के अंदर ये इंफीरियरिटी और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स काम करता रहता है। और इसको किस तरह दूर किया जाए, इस तरह पूर्वाग्रह और ग्रंथि को, उसके बारे में प्रश्न है। यहाँ एक आंसर में वो डिफाइन करते हैं कि कॉम्प्लेक्स या क्या है और प्रेजुडिस क्या है। The meaning of complex is a group of abnormally fixed ideas. A group of abnormally fixed ideas, often irrational, centering on fixed subject. तो ये 3 शब्द के अंदर उन्होंने ये कॉम्प्लेक्स की व्याख्या की है कि ऐसे फिक्स आइडिया जो एबनॉर्मल है, ऐसे अस्वाभाविक जो विचार है, ऐसे फिक्स मतलब निश्चित, जो अस्वाभाविक निश्चित विचार है, वो ज़्यादातर तो इरेशनल होते हैं, मतलब अतार्किक होते हैं, और वो कुछ निश्चित विषय के ऊपर ही वो उसके केंद्र के अंदर रहते हैं। ऐसी चीज़ों का जो ग्रुप बनता है उसको कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो ये 3 चीज़ कि जब कॉम्प्लेक्स आदमी के अंदर आता है तो एक एक बात तो ये है कि वो अस्वाभाविक विचार होंगे, दूसरा वो अतार्किक होगा, और ये कोई पर्टिकुलर विषय के साथ जुड़ा हुआ होगा। तो ये 3 प्रकार कॉम्प्लेक्स के अंदर है। अब प्रेजुडिस की व्याख्या क्या है? द मीनिंग ऑफ प्रेजुडिस इज a judgment or opinion formed for unfair reasons or without examination of available evidence। यहाँ प्रेजुडिस का मतलब क्या है कि कोई एक प्रकार का व्यक्ति एक जजमेंट मानो कि एक निर्णय के ऊपर आ जाता है, या एक इसके अंदर एक ओपिनियन आ जाता है, इसके अंदर एक ऐसा ये आ जाता है कि ये चीज़ तो ऐसी ही है, उसके वो एक प्रकार का एक निर्णय कर लेता है। और किसका? अनफेयर रीजंस, जो अनुचित कारण जिसका है, मतलब कि जो चीज़ के एविडेंस है पर वो एविडेंस माने कि जो प्रमाण है, वो प्रमाण को वो जानना नहीं चाहता है, वो जांचता नहीं, परखता नहीं है ऐसे चीज़ों का प्रमाण को, और विधा विधा बिना जाने ये प्रमाण को, इसको एग्जामिन किए बिना ही कोई चीज़ों का निर्णय कर लेता है। ऐसी चीज़ों को हम पूरे ये प्रिजुडाइज कहते हैं। ये शब्द तो बार बार हर जगह पर उपयोग होता है, जैसे कि और हर व्यक्ति के अंदर ये भी प्रिजुडाइज भी हमारा माइंड हमेशा रहता है, खास करके धर्म के बाबत के अंदर हमारा माइंड ज़्यादा प्रिजुडाइज हो जाता है। तो क्योंकि जो हम धर्म को मानते हैं वो धर्म ही सबसे अच्छा है, सबसे बड़ा है, ऐसा एक हमारा एक ख्याल हो जाता है। क्योंकि ये जैसे यहाँ कहा गया है, वो अवेलेबल एविडेंस होता है पर वो उसकी जांच नहीं करता। मतलब दूसरे धर्मों में क्या है वो हम देखते नहीं, खाली हमने हमारे धर्म को देखा और हम कहते हैं कि नहीं, हमारे धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो ये प्रिजुडाइस हो गया। और हर चीज के अंदर, हर वस्तु के बारे में हमारा ये ख्याल, व्यक्ति के बारे में भी हम प्रिजुडाइस हो सकते हैं
किसी व्यक्ति के बारे में हमारा ख्याल होता है कि ये आदमी अच्छा है, किसी के बारे में ख्याल होता है कि ये आदमी तो थोड़ा निकम्मा है या कुछ गलत काम करता है। तो इस तरह हम प्रिजुडाइस माइंड के हो जाते हैं और हर चीज़ के अंदर हमारा एक प्रिजुडाइस होता है। तो वो हमें आगे बताते हैं कि वो बहुत हार्म करता है, उससे हमें ऊपर उठना चाहिए। तो प्रिजुडाइस के बारे में हम देख रहे हैं, प्रिजुडाइस और कॉम्प्लेक्स क्या है। Normally, as we grow up, our surroundings or environments or our education or our family's general education or the class of society in which we find ourselves give out impulses. अब किस तरह ये जो होता है हमारे अंदर किस तरह ये प्रिजुडाइस या ग्रंथि बनती है, वो बताते हैं कि हम जहाँ पैदा होते हैं और उसके साथ में जो हमारा सराउंडिंग, हमारे आजू बाजू का जो वातावरण है, फैमिली या घर का वातावरण है, फिर स्कूल में जाते हैं, एजुकेशन लेते हैं तो वहाँ का जो वातावरण है, इस प्रकार से इसका जो वातावरण है और जो सोसाइटी है, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ का जो वातावरण है, वो सारी चीज़ें हमारे अंदर कुछ इम्पल्सिस हर समय डालते रहते हैं। और बच्चा जो होता है वो बच्चे के अंदर इस प्रकार के इम्पल्सिस, क्योंकि बच्चा का तो माइंड एकदम फ्रेश होता है, तो बचपन से इस प्रकार के इम्पल्सिस उसके अंदर आते रहते हैं और फिर एक पर्टिकुलर टाइप का एक अंदर कुछ फिक्स हो जाता है, वो जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। Of, of these, some strikes us very hard when we are sometimes in a receptive mood. तो जब हम थोड़ा रिसिप्टिव मूड में होते हैं, थोड़ा ग्रहणशील हमारी जब स्थिति होती है, हम अच्छा मूड होता है, कुछ ग्रहण करने योग्य, उस समय कुछ चीज हमारे को ऊपर स्ट्राइक होती है, उसका प्रहार होता है, तो हम उस चीज को एकदम आसानी से पकड़ लेते हैं। तो कभी ऐसा, जैसे कि कोई जगह ऐसा माहौल बना है कुछ जहाँ कोई मंदिर में जाते हैं या भजन कीर्तन होता है और जहाँ इस तरह का ये होता है, वहाँ हमारा माइंड ग्रहणशील होता है और चीज़ हम वहाँ जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। और कई बार बुरी चीज़ों के बारे में भी कुछ ऐसा ग्रुप बैठा होता है और उसमें कोई गलत बातें चल रही होती है, तो कई बार अगर हमारा ग्रहणशील माइंड होता है तो बुरी चीज़ को भी वो एक्सेप्ट कर लेता है। These cling to us and we believe in them more firmly, and so we form certain resultant pattern. तो इसको हम फिर इसको हम पकड़ लेते हैं और इसको फिर मानने लगते हैं कि हाँ भाई यही चीज़ है जो है वो सही है। और फिर इसके द्वारा हमारे अंदर एक नए प्रकार की रिजल्टेंट पैटर्न बनने लगती हैं। तो इस तरह अलग अलग रिजल्टेंट पैटर्न, हमारे अंदर हजारों रिजल्टेंट पैटर्न हैं और वही फिर कॉम्प्लेक्स या प्रिजुडाइज के रूप में या अलग अलग रूप में वो काम करने लगती है। These patterns dominate other patterns that are freshly suggested and discard them or give no consideration. अब जब कोई पैटर्न बन जाती है तब फिर नया अंदर विचार जाना, नया सजेशन जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक पैटर्न अंदर बन गई, जैसे अभी हमने बात की कि भाई धर्म के बारे में हमारे अंदर कुछ पैटर्न बन जाती है, तो फिर हम धर्म की कुछ इससे अच्छी कोई चीज की बात जब भी आएगी तो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। या फिर कुछ हमारे कोई गुरु ने, कोई टीचर ने बताया है और फिर उसके ऊपर हम कुछ और जानना सुनना ही नहीं चाहते हैं, तो एक फिर यहाँ माइंड जो है वो एक थोड़ा ब्लॉक हो जाता है और वो जो क्योंकि पुरानी पैटर्न है वो डोमिनेट कर रही है, इसकी वजह से। All complexes are harmful but are mostly harming the persons harboring them. तो जो जो पैटर्न ऐसी है जिसको हम ज्यादा आश्रय देते हैं, ऐसी चीज हमें ज्यादा नुकसान देगी। बाकी तो हर कॉम्प्लेक्स जो है वो हार्मफुल है, हर ग्रंथि जो है वो हार्मफुल, नुकसान करने वाली है। इसमें से एक दो बात यहाँ वो बताते हैं, जैसे कि सम ऑफ द मोस्ट डैमेजिंग कॉम्प्लेक्सेस आर ए यंग गर्ल considers sex filthy and so is frigid and unreceptive in married life. तो एक यहाँ बहुत बड़ा एक अच्छी बात कही है पर बहुत बड़ा जोखम भी बताया है
कि जैसे कि ये एक जो सेक्स एजुकेशन है, मतलब सेक्स एजुकेशन के बदले में गलत जो कुछ चीज़ें फीडिंग होती है, कहीं सुनी सुनाई बातें वगैरह होती है, तो मानो कि एक यंग गर्ल है, उसने कि सेक्स के बारे में कुछ सुनी सुनाई बातें ऐसी गलत सुन ली, तो उसके अंदर एक ग्रंथि बन जाएगी, एक पूर्वाग्रह आ जाएगा। तो क्या होगा कि फिर उसके अंदर एक फ्रिजिडिटी आ जाती है, एक ठंडापन आ जाता है। मतलब कि एक जो एक सेक्स की एक्टिविटी के दौरान, मतलब मैरिज लाइफ के अंदर उसका फिर रिस्पॉन्स नहीं रहेगा, तो वो फिर मैरिज लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा एक जोखिम बन जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि ऐसी कोई अगर ग्रंथि बन गई सुनी सुनाई बातों से, तो फिर लाइफ के अंदर आगे जाके बहुत मुश्किल पैदा होती है। तो एक एग्जांपल यहाँ उन्होंने ये दिया। फिर दूसरा कहते हैं बी, अ सर्टेन पर्सन यंगर देन आवर सेल्फ, वेदर ऑफ द फैमिली or neighbor, and showing or displaying certain weaknesses. If we should meet after some years, and even if that person has changed, we still have suspicious feelings about the person and never can trust wholeheartedly. अब दूसरा एग्जाम्पल देते हैं यहाँ कि कोई व्यक्ति है जो हमारे से उम्र में छोटा है, वो चाहे हमारी फैमिली का हो या पड़ोस का हो, और उसके अंदर कुछ वीकनेसेस है, कुछ गलत चीज़ें उसके अंदर हमने देखी है। अब सालों बाद जब हम उसको मिलते हैं, तभी हमारे ख्याल में वही बात रहती है कि हाँ, ये व्यक्ति तो ऐसा था, वो ऐसा करता था। तो हम फिर उसको नए ढंग के से उसके बारे में सोचना या उसको एक्सेप्ट कर नहीं सकते। वही हमें एक डाउट रहता है कि भाई ये व्यक्ति तो ऐसा था, तो अभी भी ऐसा ही होगा। तो ये यहाँ एक हमारा प्रिजुडाइज माइंड हो गया। तो दो चीज यहाँ उन्होंने बताई है। Normally, sudden big money or birth in a high family or sudden success or holier than thou feeling also create complexes that remain unshakable. तो और भी एग्जांपल है कि भाई कई बार ऐसे व्यक्ति को बहुत पैसा मिल गया, तो उसके अंदर एक कोई ऐसी कॉम्प्लेक्स बन जाती है, या किसी के अंदर ऐसा भाव है कि भाई मैंने तो उच्च फैमिली के अंदर मेरा तो जन्म हुआ है, तो उससे भी एक उसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। या एक सडन सक्सेस आ जाती है, एक सफलता मिलती है उसके द्वारा। या कई लोगों के अंदर एक तुमसे हम ज़्यादा पवित्र है, हमारी जाति ज़्यादा पवित्र है, हम लोग ज़्यादा पवित्र है, ऐसा भाव आ जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो ऐसा कॉम्प्लेक्स हमारे अंदर क्रिएट करती है, और फिर वो कॉम्प्लेक्स हिलते नहीं है, एकदम स्ट्रांग हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, our mind is prone to be prejudiced to our personal well-being, triumph or defeat be involved. Therefore, we join or give an opinion in spite of the available evidence against it. तो यहाँ अभी फिर ये प्रेजुडाइज की बात करते हैं कि वो प्रेजुडाइज कई कई बार हमारे वेल बीइंग के बारे में, हमारी सुखाकारी के बारे में हो सकते हैं, और हार जीत के बारे में वो हो सकते हैं। तो इस तरह के ओपिनियन हम बना लेते हैं, और फिर उसको हम कोई वेरीफाई नहीं करते, उसको हम ये जांचते ते नहीं हैं उसको, और इसको इस तरह हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। प्रेजुडाइज प्रेजुडाइज इन्वॉल्व्स many aspects of one's personality and could be on purpose, premeditated and continued. तो प्रेजुडाइज में क्या इन्वॉल्व होता है? प्रेजुडाइज के अंदर उसके अलग अलग पहलू होते हैं, और जैसे कि पर्सनालिटी का एक इसका पहलू होता है, और उसके अंदर कोई एक हेतु होता है, पर्पस होता है, उसके अंदर कोई एक निश्चित भाव होता है, और उसकी वो कंटिन्यूटी हमेशा रहती है। तो ये प्रेजुडाइज का एक अलग अलग एस्पेक्ट यहाँ तीन प्रकार के बताए हैं। प्रेजुडाइज के अंदर कोई हेतु भी होता है, वो कोई एक निश्चित मतलब मान लिया कि ऐसा ही है, ऐसी कोई निश्चित भावना होती है, और वो कंटिन्यू रहती है। ए कॉम्प्लेक्स ग्रोज इन अस एज ए ट्यूमर और कैंसर। जो कोई अगर कोई ग्रंथि बन गई है, तो वो तो एक ट्यूमर
या एक कैंसर जैसी चीज है, इससे हमें ऊपर उठना है। एंड प्रिजुडाइज इज लाइक अ बॉम्ब वी हाइड टू थ्रो एट अ पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस एट ए टाइम वी फील लाइक डूइंग सो। और प्रिजुडाइज तो इससे खतरनाक है, वो बॉम्ब जैसा है कि जिसको हमें दूसरे व्यक्ति के ऊपर या जगह पर फेंकना है, जब हम चाहें तब उसको हम फेंक सकते हैं। इस तरह का जो माइंडसेट है वो प्रिजुडाइज के लिए है। तो प्रिजुडाइज ये दोनों किस तरह खतरनाक है, जो कॉम्प्लेक्स है वो कैंसर जैसा है और प्रिजुडाइज है वो बॉम्ब जैसा है। इस तरह उन्होंने ये उपमा देके समझाया कि ये दोनों बहुत खतरनाक चीज है। फिर भी हम उसे इसके ऊपर हम कभी भी ज्यादा विचार नहीं करते और इससे मुक्त होने का प्रयत्न नहीं करते। हम सबके अंदर प्रिजुडाइसिस पड़े हैं, कॉम्प्लेक्सिस पड़े हैं अलग अलग प्रकार के, पर हम कुछ प्रैक्टिस करते जाते हैं, पर ये जो हमारी ये वीकनेसेस है उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं। तो हमें ये भी करना चाहिए कि हमें देखना चाहिए, हमें ढूंढना चाहिए कि भाई हमारे अंदर क्या प्रिजुडाइसिस पड़े हैं, हमारे अंदर कॉम्प्लेक्स क्या पड़े हैं। तो एक बार शांति से बैठ के नोट पेन लेके हमें लिखना चाहिए कि हाँ इस तरह का प्रिजुडाइस है। या फिर सेल्फ ऑब्जर्वेशन आपका होता है तो आप कर सकते हैं। सेल्फ ऑब्जर्वेशन के अंदर किसी के साथ बात चलती है तब हमारे प्रिजुडाइसिस सामने आते हैं। कोई एक व्यक्ति एक बात करता है, हम तब तुरंत इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। तब हमें समझ में आता है कि देखो कितना ये स्ट्रांग हमारा प्रिजुडाइस है। या फिर कहीं जाते हैं तो कोई ग्रंथि हमारे अंदर उभर आती है, तब पता चलता है कि हाँ ये हमारे अंदर ये प्रकार की ग्रंथियाँ भी है। तो ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन से हम इसको जान सकते हैं। In a complex, the mind is closed, and opinions on certain subjects formed and believed in, whether right or wrong. अब कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है कि माइंड बंद हो जाता है, ब्लॉक आ जाता है अंदर। और उसके अंदर उसका कोई कोई विषय के ऊपर उसके एक उसके जो ओपिनियंस है उसका एक क्या कहते हैं ओपिनियन जो हमारे अंदर होते हैं। तो ओपिनियंस जो है, इसका मैं हिंदी तो नहीं कर सकता हूँ, पर वो फॉर्म हो जाते हैं ओपिनियन, और इस प्रकार के हम फिर मानने लगते हैं। और वो चाहे फिर गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। इन प्रिजुडाइज द माइंड इज एक्टिव एंड समटाइम्स फॉर पर्सनल गेन और सेल्फ triumph, and even cunning enters in. Prejudice is a mental war in which we engage ourselves even should the person concerned were to approach with a flag of truce. तो यहाँ और आगे बताते हैं कि देखो कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या बताया कि माइंड क्लोज हो जाता है, एक ब्लॉक आ जाता है। पर प्रिजुडाइज के अंदर क्या है कि माइंड एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। और उसके अंदर एक उसका सेल्फ मोटिव होता है या पर्सनल गेन का, उसको कुछ व्यक्तिगत फायदा मिले, कुछ स्वार्थ हो। और कई बार तो उसके अंदर कनिंगनेस भी आ जाती है, लुच्चाई उसके अंदर घुस जाती है। तो इस तरह प्रेजुडाइज के अंदर अलग अलग प्रकार की एक मनोस्थिति होती है। और एक प्रेजुडाइज के अंदर हमारे अंदर ही खुद एक मेंटल वॉर चलता रहता है, जिसके अंदर हम एंगेज रहते हैं। और कभी तो ऐसा होता है कि सामने वाली व्यक्ति जिसके अंदर प्रेजुडाइज है, वो व्यक्ति कुछ समाधान करने के लिए आता है। वो जैसे कि एक युद्ध विराम के लिए व्हाइट फ्लैग को किस तरह तुरस्त करते हैं, तो इस तरह सामने वाला वो करता है, पर वो भी हम नहीं एक्सेप्ट करते हैं। और हम हमारे बारे में ही अंदर एक वॉर को हम चालू रखते हैं। इन द केस ऑफ कॉम्प्लेक्स वी सिट इन ए कैसल with a moat around us and think it is safe that way। तो जैसे कि एक कोई किला होता है और उसके आजू बाजू में बड़ी खाई होती है, और किले में रहने वाले कैसे मानते हैं कि भाई हम सेफ है। इस तरह कॉम्प्लेक्स वाली व्यक्ति जो है वो भी ऐसे ही मानते हैं कि भाई मैं तो सेफ हूँ। एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है तो आर्टिफिशियल एक प्रोटेक्शन वो बना लेता है, पर वो आर्टिफिशियल है और वो कोई उससे कोई उसको फायदा नहीं होता है। People do untold harm to themselves
इससे कितना ज़्यादा नुकसान होता है वो हम समझ नहीं सकते। व्यक्ति अपने आप को बहुत नुकसान इससे करता रहता है, ये कॉम्प्लेक्स वगैरह से। Wrong mental patterns in both cases repeat so often that they form deep grooves, and like a record with deep repeat so often that they form deep grooves, and like a record with deep grooves, we find that the needle does not leave the groove and the same words repeat. तो पहले के जमाने में ग्रामोफोन होते थे, रिकॉर्ड होती थी और उसके ऊपर पिन लगा के सुनते थे। अब कई जगह पर ऐसा होता था कि एक ही जगह पर वो पिन घूमती रहती थी रिकॉर्ड के अंदर, और एक ही लाइन या एक ही गीत का पार्ट सुनने को मिलता था। इसी तरह ये हमारे अंदर जो ये कॉम्प्लेक्स वगैरह होता है, वो वो इसी तरह काम करता है कि जो हमारे अंदर डीप ग्रूव्स पड़ जाती है उसके कारण, ऐसे कॉम्प्लेक्सिस का कारण, तो वो ही रिपीट होता रहता है और बार बार हम ऐसी चीजों के भोग बन जाते हैं। From such mental grooves we cannot come out, and it leads in the long run, at least the last 10 to 15 years of their lives, to suffer terribly from various diseases concerned with nerve and brain. तो ऐसे व्यक्ति जो इस तरह के ग्रूव में आ गए हैं, उनको शुरू में तो पता नहीं चलता है, पर 10-15 साल 20 साल के बाद थोड़ी एज होती है, उसके बाद में पता चलता है कि इस ग्रूव के कारण इन लोगों को कुछ नर्व के और ब्रेन के कुछ प्रॉब्लम डिसीज आते रहते हैं। Should the thought be base and low, then great skin diseases accompany the diseases of the nerves and brain. अब जैसे कि कुछ निम्न प्रकार के कुछ विचार आते हैं, बहुत जिसको कहते हैं ना मीन मीन थॉट, तो गलत या एक निम्न प्रकार के जो हमारे अंदर विचारधारा चलती रहती है, तो उसके कारण ऐसी व्यक्ति के अंदर स्किन डिसीज होते हैं और साथ साथ में नर्व्स और ब्रेन के भी डिसीज होते हैं। तो एक कहने का मतलब ये कि ये सब साइकोसोमेटिक डिसीज है जिसका कारण मन है। तो मन के अंदर कुछ गड़बड़ी चल रही है, मन के अंदर कुछ हमने पकड़ के रखा है, उसके कारण उसका मैनिफेस्टेशन, उसका जो प्रगतिकरण जो है वो स्थूल लेवल के ऊपर आता है और इस तरह का डिसीज आता है। इस तरह तारिया जी दूसरा भी एक एग्जांपल देते थे कि भाई जैसे कि कई व्यक्ति दूसरों को माफ नहीं करती है या उसके अंदर रिवेंज की भावना रहती है, ऐसी व्यक्ति को अंदर आगे जाके नीज के प्रॉब्लम आते रहते हैं, घुटन के प्रॉब्लम आते रहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों को माफ नहीं कर सकते। तो ऐसे बहुत सारे रोगों का डिसीज का लिस्ट है, साइकोसोमेटिक डिसीज का, कि मन के अंदर कुछ चल रहा है तो उसका कारण, और हम इंटेंसिटी चार्ट के अंदर भी देखेंगे तो पूरा का पूरा लिस्ट मिल जाएगा आपको कि आप इस तरह सोचते हैं तो इसके कारण आपको ये डिसीज होगा और इसकी ये इंटेंसिटी होगी। तो इंटेंसिटी का चार्ट का भी आप अभ्यास करके ये सब देख सकते हैं। द बेस्ट थिंग इन लाइफ इज टू कीप एन ओपन माइंड। तो सबसे अच्छी बात है यही है कि भाई ओपन माइंड रखो, जो कुछ हो रहा है उसको देखो, समझो, और अगर वो स्वीकार करने लायक है तो उसको स्वीकार करो। Examine all evidence we have, and even to own up if we are wrong. अगर हमें ऐसे कुछ पुरावा मिलते हैं, ऐसे जो प्रमाण मिलते हैं, उसको हम एग्जामिन करके फिर हम जानते हैं कि भाई नहीं, मैं जो मान रहा था वो तो गलत है, तो उसको छोड़ दो और जो सही है उसको अपनाओ। For once we take a stand, we have to defend it at all cost, and if it means a war, then we feel that all is fair in love and war. तो अगर आप मानते हैं कि ये चीज सही है तो फिर किसी भी हालत में वो चीज को करने का प्रयत्न करो, और अगर इसको आप वॉर मानते हैं तो फिर वॉर के अंदर और प्रेम के अंदर सब कुछ सही है, जैसे शेक्सपियर कहा करता था। तो इस तरह मान के आप जो सही मानते हो उसके ऊपर आप टिके रहो और वही करते जाओ। यहाँ भी फिर भी ओपन माइंड की बात तो है, ऐसा नहीं है कि ये प्रिजुडाइज माइंड की बात है। We all have know devastating would a war be for both the victor and
वैंक्यूइस्ट। तो जो व्यक्ति पराजित होता है ये जीतता है, दोनों के लिए युद्ध तो बर्बादी ही लाता है, वो हम जानते हैं। तो इस तरह हमारे अंदर भी ये वॉर करना पड़ता है, चाहे फिर वो हम जीते या नहीं जीते, पर वो ये एक अंदर हर व्यक्ति के अंदर इस तरह का वॉर चलता रहता है। और हम जानते हैं ये वॉर जो है आईएसएम केंद्रों का है, पर जैसे जैसे बैलेंस आता जाता है तब ये सब वॉर जो अंदर घर्षण है, संघर्ष है, वो समाप्त होता जाता है और फिर एक लाइफ नए ढंग से चालू होती है। अब एक लास्ट पेज है, भी पढ़ लेते हैं ताकि ये चैप्टर खत्म हो जाए। शायद 5 मिनट ज़्यादा हो तो हम 5 मिनट बैठेंगे ज़्यादा, और ये खत्म करते हैं। क्वेश्चन 27, I still have no idea as to what is ego. Will you explain in a layman's language? तो अभी कोई व्यक्ति को ईगो अहम के बारे में जानना है, और अहम क्या है एक लेमन की भाषा में आप इसके बारे में समझा सकते हैं, ऐसा व्यक्ति का जवाब है। आंसर है, दिस इज a very important question. We hear so often that this ego was hurt or he suffers from great egoism. तो ईगो के बारे में हम कई बार सुनते हैं कि भाई इस व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है और ये व्यक्ति ईगो का शिकार हुआ है वगैरह वगैरह, हम दूसरे के बारे में ऐसी बातें सुनते हैं। Your kind attention is drawn to the chapter where the working of the center is explained. तो ये जो है वो उसका इसके पीछे का कारण तो चार केंद्र ही होंगे, तो उसके लिए यहाँ बताया है कि जो वर्किंग ऑफ द सेंटर, चार केंद्र किस तरह काम करते हैं, वो पीछे हमने जो चैप्टर देखे हैं वो उसके प्रति वो ध्यान हमारा खींचने चाहते हैं। वी हैव सीन दैट द इंटेलेक्चुअल सेंटर गिविंग रॉन्ग कमांड is never obeyed but overwhelmed by the sex and moving centers and the command is reversed. तो ये हम तो सब जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं और जानते हैं कि भाई जब इंटेलेक्चुअल सेंटर गलत ढंग से कोई कमांड सेक्स सेंटर को, मूविंग सेंटर को या इवन इमोशनल सेंटर को देते हैं, तो वो लोग उसको पलटा देते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करते। An average person suffers such innumerable defeats, but this being in privacy of his or her own mind, he minds much less such defeats. अब जब बार बार ऐसा होता है तो एक डिफीट तो अंदर आती रहती है, पर ये सब व्यक्ति के अंदर के मन के अंदर चलता है, तो बाहर तो किसी को पता नहीं चलता है। अब इस तरह का जब बार बार जब होता रहता है इस तरह की डिफीट, तो अंदर एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, हकीकत में वही चीज ईगो है। तो ईगो के पीछे देखो आप थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो पता चलेगा, जो लोग ज्यादा रिएक्ट करते हैं उसके पीछे उसका ईगो होता है, उसका कोई और ये नहीं होता है, पर जिसका रिएक्शन ज्यादा होता है इसका एक ईगो अंदर पड़ा होता है। तो ईगो को डर लगता है कि मुझे ये डिफीट करेगा, इसके लिए वो हमेशा वो रिएक्ट करता रहता है। तो ये चारों सेंटर्स की एक निपज है, उससे भी जो पैदा होता है वो हमारा ईगो है। He or she does not learn from such defeats and continues to blunder with the same wrong method of command at other people's intellectual center. अब ये जैसे अंदर होता है ऐसे ही बाहर हम करते हैं। अंदर हमारे अंदर क्या होता है कि इंटेलेक्चुअल सेंटर रॉन्ग कमांड देता है और फिर वो रिवर्स हो जाता है। इसी तरह हम जब दूसरी व्यक्ति के ऊपर डोमिनेट करते हैं तो क्या होता है कि हमारा इंटेलेक्चुअल सेंटर दूसरी व्यक्ति के इंटेलेक्चुअल सेंटर के पर हावी होने का प्रयत्न करता है, और फिर यहाँ भी वही होता है, और ऐसा बार बार होता है, ऐसी ब्लंडर से होती रहती है और हम इससे कुछ सीखते नहीं हैं। And when confronted or challenge us very naturally, for all average persons current react in the same manner to a wrong command, rather to a command which may not necessarily be wrong but issued wrongly. तो फिर जो ये जिस तरह गलत रूप से अगर कमांड दिया जाता है तो उसका कन्फ्रंटेशन होगा, उसका विरोध हो जाता है या उससे एक चैलेंज सामने आती है।
पर कहते हैं कि ये हर व्यक्ति के अंदर, कॉमन व्यक्ति के अंदर इस तरह का ही एक रिएक्शन आता रहता है और इस तरह का ही काम होता है। पर इसके अंदर दूसरी बात ये है कि कई बात कमांड तो सही होता है, पर कमांड देने का जो एक जो ये एक प्रयत्न है या इस तरह का जो मेथड है जिस तरह देते हैं, वो रॉन्ग हो सकता है। कमांड खुद रॉन्ग नहीं है, पर कमांड देने का जो एक पद्धति है जिस तरह दिया जाता है, वो खुद रॉन्ग हो सकती है। फाइंड हार्ड टू फेस defeat and would like to stamp the foot down or trump the fist and is on the war path। तो जब ऐसा होता है तो व्यक्ति अपना पैर पछाड़ता है, हाथ की मुट्ठी जोर से बंद करता है और इस तरह वो जैसे वॉर पार्ट के ऊपर आ जाता है। जब इस तरह का डिफीट उसको मिलता है, जब सामने रिएक्शन आते हैं किसी के और डिफीट मिलता है, तब अंदर एक इस प्रकार का रिएक्शन अंदर आता है। It is very true in case of married people who find their wives dictating and overriding and overbearing at home, and such person in office show off or in all their business context make a show। तो ये गृहस्थ आश्रम का एक गृहस्थी व्यक्तियों का एग्जाम्पल दिया है कि जिनकी वाइफ है वो अपने हस्बैंड को ये डिक्टेट करती है, जैसे सरमुख्तियार की तरफ घर में बढ़ती है, उसको दबाती है, उसके उसको ऊपर कुछ कमांड देती है, ये करना वो करना है, ये मत करना वो करना, दबाती रहती हैं, डिक्टेट करती रहती हैं। तो ऐसा व्यक्ति घर में तो बेचारा कुछ नहीं कर सकता वो पति, पर ऑफिस में जाके फिर कुछ ऐसा शो ऑफ करता है, ऐसा दम करता रहता है, जैसे कि वो बहुत बड़ा बहादुर है या वो किसी की सुनता नहीं है, वो किसी के काबू में नहीं है। ऐसा कई लोग शो ऑफ ऑफिस में करते हैं, या कई लोग जो है अपने बिजनेस कॉन्टेक्ट के अंदर इस तरह का दिखावा करता है। क्योंकि कारण क्या है कि उसका ये जो इमोशनल सेक्स सेंटर का डोमिनेंस की वजह से उसका इंटेलेक्चुअल सेंटर दब गया है उसके व्यक्ति के अंदर। पर कारण ये बाहर से आया है, बाहर की व्यक्ति ने ऐसा किया इसलिए अंदर इस तरह की स्थिति बन गई। It is in a way a debit account or drift, but in case of such a nature, it is conscious, but in normal life, it is the fancy of the mind, as in the other two cases। तो ऐसा जब होता है हमारे अंदर तो फिर ये एक डेबिट अकाउंट हो जाता है, उधार पासा हो जाता है, या फिर वो व्यक्ति ड्रिफ्ट के अंदर चली जाती है। और ऐसा होता है तो व्यक्ति कॉन्शियस भी हो जाती है, सबान तुरी हो जाती है इस प्रकार के स्वभाव बनने पर। पर माइंड जो है ऐसी चीजों की कल्पना करता रहता है, नॉर्मल लाइफ के अंदर ये सब चलता रहता है। ये दोनों केस के अंदर कौन से, पूर्वाग्रह और ग्रंथि, इन अदर टू केसेस, तो पूर्वाग्रह और ग्रंथि के केस में भी यही होता है। In some cases, it happens that the intellectual is only action and the emotion center is smoothed, and in such cases, people will be cold, the warmth is clearly missing। अब कई व्यक्ति के अंदर इंटेलेक्चुअल सेंटर काम तो करता है, पर इमोशनल सेंटर उसको दबा देता है, और ऐसे केस के अंदर व्यक्ति जो है वो कोल्ड फील होती है, उसके अंदर कोई उष्मा नहीं होती है, उसके अंदर कोई एक फोर्स नहीं होता है कामकाज के अंदर या उसकी लाइफ के अंदर। तो बहुत सारे लोग जो है वो सप्रेस लेवल से जीते हैं, वो उसका जो है वो इंटेलेक्चुअल सेंटर सप्रेस हो गया है, तो उसके लाइफ के अंदर भी कोई उत्साह या उसके चेहरे पर उसके एक्शन के अंदर हम ये देख नहीं सकते। सच पीपल आर टू बी पीटीड। तो ऐसे व्यक्ति के प्रति अब कभी हम जानते हैं, कभी क्या होता है कि कोई हम जानते हैं तो दूसरों की एक मजाक कर लेते हैं कि अरे देखो ये तो घर में पति से पत्नी से दबा हुआ व्यक्ति है। पर ऐसा नहीं करना चाहिए, उसके प्रति दया भाव रखना चाहिए। होता है, ये फैमिली लाइफ है, तो कोई कोई किसी को दबाता है, कोई किसी को दबाता है, ये ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर दया भाव रखना चाहिए, न कि उसकी मजाक करनी चाहिए। ओनली हु
only those who are friendly should tactfully draw their attention to how the centers work and how commands have to be issued. तो ऐसी व्यक्ति है उसको जरा धीरे से समझाना चाहिए कि भाई ये तो हमारे सेंटर्स की रमत है और वो सेंटर्स इस तरह कमांड देता है, इसकी वजह से ऐसा होता है। थोड़ा टेक्टफुली उसको समझाना पड़ता है और अगर वो समझ जाता है फिर वो इस तरह के सेंटर भी उसके काम करते हैं, बैलेंस आ जाता है, फिर लाइफ नॉर्मल हो जाती है। तो यहाँ हमारा चैप्टर खत्म होता है, इनर डिसिप्लिन का ये लास्ट चैप्टर। टाइम भी थोड़ा ऊपर हो गया है, यहाँ समाप्त करते हैं। अभी दिवाली के और 2 वीक में हम 2 और ये कुछ लेंगे, 2 संडे और बाकी है दिवाली से पहले। तो अब क्या सोच के नेक्स्ट 2 वीक के अंदर कुछ और रीड करेंगे। अब यहाँ समाप्त करते हैं, कोई प्रश्न है तो हम नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू तारा थैंक सर। यू दारा साहेब।